हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगा। वेल दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सा शहर है जिसे स्वीट सिटी का दर्जा दिया गया है और जहाँ ना हिंदू अलग है और ना ही मुस्लिम सभी एक हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे खास शहर मुजफ्फरपुर की, जिसे लीची का प्रदेश भी कहा जाता है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोचक वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, मुजफ्फरपुर शहर को बिहार का नामी ग्रामी शहर कहा जाता है। ये शहर बिहार के दबंग शहरों में भी गिना जाता है। इस शहर की सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस अपनी एक अनोखी दास्तान बयां करते हैं। इस शहर में हिंदी और उर्दू भाषा के साथ साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भाषा भी बोली जाती है। आपको बता दें, इनमें से बज्जिका भाषा मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार के दूसरे हिस्सों में भी बोली जाती है, जिसमें वैशाली, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जैसे शहर शामिल हैं। अब बात अगर मुजफ्फरपुर के क्षेत्रफल की करें तो ये लगभग 3172 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस खूबसूरत शहर की आबादी लगभग 5,54,000 है, जहां 84% लोग हिंदू हैं और हिंदू ही यहाँ का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, जबकि 15.53% लोग मुस्लिम हैं, जो इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और इस्लाम को यहाँ दूसरे सबसे प्रमुख धर्म का दर्जा दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिला बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है, जो पूर्वी भारत में स्थित है। इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर नगर है और ये जिला बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। इस शहर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत मंदिर से लेकर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मुजफ्फरपुर के बारे में डिटेल में जानने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इसके बेहतरीन इतिहास पर। अगर हम इसके शुरुआती इतिहास की बात करें तो उसकी तह तक जा पाना संभव नहीं है, लेकिन टुकड़ों में इसकी जानकारी मिलती है। जैसे प्राचीन समय में मुजफ्फरपुर मिथिला राज्य का अंग हुआ करता था और उस समय से लेकर 1763 तक कई राजाओं ने यहाँ पर अपना शासन चलाया। इसके बाद 1764 ईस्वी में यहाँ की काया पलट की गई, क्योंकि उसके बाद अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 1764 के बक्सर की लड़ाई का इतिहास आपने जरूर पढ़ा होगा। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत के हर हिस्से को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा और साल आया 1875 का, जहां प्रशासनिक सुविधा के लिए मुजफ्फरपुर जिला बनाया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुजफ्फरपुर का नाम आखिर मुजफ्फरपुर ही क्यों पड़ा? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। इस जिले का नाम ब्रिटिश एम्पायर के एक राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया था। वेल दोस्तों, शहर का इतिहास केवल राजा महाराजाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आजादी की लड़ाई में भी मुजफ्फरपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्रांतिकारी खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी जैसे लोगों की ये कर्म भूमि रहा है और ये बात दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि अगर खुदीराम जैसे महान क्रांतिकारी ना होते तो शायद अंग्रेजों को हिला पाना इतना आसान ना होता, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था। यही वो स्वतंत्रता सेनानी है जो अपने देश को आजादी दिलाने के लिए फांसी पर भी हंसते हंसते झूल गए और इनके इसी काम की वजह से ये आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। दिसंबर 1920 और फिर जनवरी 1927 में महात्मा गांधी जी की मुजफ्फरपुर जिले की यात्रा ने लोगों की छिपी भावनाओं को जगाने में जबरदस्त भूमिका निभाई और इस तरह इस जिले ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, महात्मा गांधी जी वो शख्स थे जिन्होंने इस क्षेत्र के लोगों में आजादी की जंग को लेकर एक नई जान फूंकी थी। ये शहर पंडित सहदेव झा जैसे बहुत से क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है। 1930 के नमक आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय तक यहाँ के क्रांतिकारियों ने कदम से कदम मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और बिना डरे लगातार आगे बढ़ते रहे। मुजफ्फरपुर के इतिहास के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं, तो चलिए अब बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं इस शहर की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में, जिन्होंने लोगों को अपनी ओर न केवल आकर्षित किया बल्कि बार बार आने पर मजबूर किया। दोस्तों, सबसे पहले घूमते हैं लीची के गार्डन्स में, जो काफी खूबसूरत है। और रही बात लीची की फसलों की, तो ये देखने के साथ साथ खाने में भी काफी मीठी और स्वादिष्ट होती है। और गर्मियों के मौसम में टूरिस्ट लीची के इन बगीचों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यहाँ के पेड़ पूरी तरह से लीची से लदे होते हैं। लीची के बागों से निकलकर आप सीधे जुब्बा साहनी पार्क जा सकते हैं। नाम से ही शायद आप समझ गए होंगे कि इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा साहनी जी के नाम पर रखा गया है। यहाँ का माहौल काफी शांत है और यहाँ पे आपको अनोखे पेड़ पौधे, मखमली घास देखने को मिल जाएगी। बाकी खूबसूरती अपनी एक अलग ही कहानी बयां करती है, जिसका नजारा आप शाम होते ही देख सकते हैं। इस पार्क को इस तरीके से बनाया गया है कि घंटों बैठकर आप यहाँ के नजारों का आनंद ले सकते हैं। इस पार्क में आपको फव्वारा देखने को मिल जाएगा, जो बहुत सुंदर है। इस पार्क में आपको अमर शहीद जुब्बा साहनी जी की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी।
इसके अलावा और भी शहीदों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। रामचंद्र शाही संग्रहालय मुजफ्फरपुर का एक मुख्य संग्रहालय है। ये म्यूजियम मुजफ्फरपुर में अमर शहीद जुब्बा सानी पार्क के पास में ही बना हुआ है। इस म्यूजियम में आपको एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजों का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये म्यूजियम 10:30 बजे से 4:30 बजे तक खुला रहता है। संग्रहालय में देश विदेश के सिक्के, मूर्तियां, अस्त्र शस्त्र, देश विदेश के डाक टिकट, करेंसी नोट, लिफाफे, पुलिस बैच, बटन, मेडल, ताबीज, हुक, कीमती पत्थर, हाथी दांत, लकड़ी, शंख, चीनी मिट्टी के बर्तन, फाउंटेन पेन, अंगूठी, ग्रामोफोन मौजूद है। इसके बाद आप श्री गरीब नवाब मंदिर को भी देखने जा सकते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर आज से करीब 300 साल पुराना है। मुजफ्फरपुर के आकर्षक केंद्रों में से एक बाबा गरीबनाथ मंदिर भी है, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग बाबा गरीबनाथ के रूप में स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पीपल के पेड़ से प्रकट हुआ था, जहाँ पे अब मंदिर है। जिस व्यक्ति ने पेड़ काटा था उसने पेड़ से खून बहता देखा, जिससे शिवलिंग प्रकट हुआ और उसने मंदिर बनवाया, जहां बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। बाबा गरीबनाथ मंदिर में सावन के पवित्र महीने में बहुत भीड़ उमड़ती है। अगली जगह है अंबारा चौक, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अब तक की सबसे चर्चित वैश्याओं में से एक आम्रपाली का घर है, जो पास के वैशाली की वैश्या थी। आम्रपाली वैशाली नगर के एक गरीब दंपत्ति के आम के पेड़ के नीचे मिली थी और उन्होंने उसका नाम आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली जब तक 11 साल की हुई तब तक उसकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ होने लगी। आम्रपाली को देखते ही लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते थे। आम्रपाली की उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके चाहने वाले भी बढ़ने लगे। लेकिन आम्रपाली किसी एक से शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आम्रपाली को वैशाली नगर की नगर वधू घोषित कर दिया गया था। आम्रपाली ना शादी कर सकती थी और ना ही किसी एक व्यक्ति के साथ जिंदगी बिता सकती थी। उसे वो इंसान चुनने की इजाजत थी जिसके साथ वो संबंध बनाए। ये चौक मुजफ्फरपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। चलिए दोस्तों, अब एक नजर यहाँ की खासियत यानी कि यहाँ के फैक्ट्स पर डाल लेते हैं। मुजफ्फरपुर उन शहरों में आता है जहाँ धर्म जाति का कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल दी जाती है। इस शहर को लोग हिंदू मुस्लिम के मिलन का संगम स्थल भी कहते हैं। वैसे ऐसा अगर हर शहर में हो जाए तो दंगे फसाद जैसी चीजों का नामो निशान तक मिट जाए और देश खुशहाल बन जाए। मुजफ्फरपुर बिहार का एक ऐसा शहर है जिसे आप एजुकेशनल हब भी बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन सेंटर्स हैं। यही वजह है कि ये पढ़ाई के मामले में काफी आगे है और इस वजह से शहर का लिटरेसी रेट भी काफी अच्छा है। यहाँ पर लिटरेसी रेट 83.07% है, जिसमें वीमेंस का लिटरेसी रेट 79.29% है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। और वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें तो उनका लिटरेसी रेट 86.42% है। यानी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई को लेकर लड़के और लड़की में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यानी एजुकेशन पर सबका हक है। और समय के साथ वो वक्त दूर नहीं जब इस शहर को वेल एजुकेटेड शहरों में गिना जाने लगेगा। मुजफ्फरपुर को साल 2017 में स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में भी चुना जा चुका है। भारत में कई ऐसे शहर हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। उन शहरों के लिस्ट में मुजफ्फरपुर भी अपना स्थान बनाए हुए है और आज मुजफ्फरपुर को और भी ज्यादा डेवलप बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर को बिजली उत्पादन सेंटर्स में गिना जाता है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में भी आगे है और यहाँ का थर्मो पावर प्लांट भी अपनी पहचान बनाए हुए है, जो दूर दूर तक लाइट की सप्लाई करता है और अंधेरे घर में रोशनी लाता है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की मिठाइयाँ काफी स्वादिष्ट और लाजवाब होती हैं। जिसमें बात करें मोतीचूर के लड्डू और सोन हलवे की, तो हाँ, वो तो भाई यहाँ की स्पेशलिटी है। जब खाने पीने की बात चल रही तो भाई ऐसे में लिट्टी चोखा को हम कैसे भूल सकते हैं। अगर आप मुजफ्फरपुर जाएं तो इन चीजों का स्वाद लेने से बिल्कुल भी पीछे ना हटे। मुजफ्फरपुर की इतनी सारी खासियतों को जानने के बाद शायद आपका भी मन मेरी तरह मुजफ्फरपुर घूमने का हो रहा होगा, है ना? तो चलिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पहुँचने के लिए हमें किन किन ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। देखिए, मुजफ्फरपुर अगर आप ट्रेन से जाना चाहें तो उसके लिए भी आपको किसी तरह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन दूसरे रेलवे स्टेशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और आप बड़ी ही आसानी से आराम से मुजफ्फरपुर पहुंच सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ NH57 भी शहर से कनेक्टेड है, जिससे आप आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। और अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो यस, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। वेल दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप में से कोई मुजफ्फरपुर बिहार से है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे क्या आप कभी मुजफ्फरपुर गए तो अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।